भारत पाकिस्तान घमासान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 5 अगस्त आया और चला गया। 5 अगस्त के पहले पाकिस्तान ने बड़े जोर शोर से दुनिया भर में अनाउंसमेंट करी थी। 370-35 से हटाया गया है। हिंदुस्तान के गरेबान तक हमारा हाथ पहुंचने वाला है। हम दुनिया भर को जगाएंगे, दुनिया भर को समझाएंगे, दुनिया भर को बताएंगे कि किस तरीके से भारत ने जुल्म और बर्बरियत की एक नई दास्तान रच दी है, लिख दी है। तो क्या करेंगे? ट्विटर पे स्टॉर्म करेंगे। क्या करेंगे साहब? दुनिया भर के जो हाई कमीशंस हैं, जो एम्बेसीज हैं भारत के, उसके सामने एहतजाज करेंगे। झंडा लेके हाय हाय भारत मुर्दाबाद के नारे होंगे और किसी तरीके से दुनिया को बताएंगे कि भारत कितना बुरा है, कितना गलत है। जैसा मैंने बोला, 5 अगस्त आया और 5 अगस्त दोस्तों चला गया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया। सिर्फ उनके जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं शेख रशीद, उनका एक बयान आया है कि सब लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, अपनी गाड़ियां रोक दो, हॉर्न बजाओ। इतना पाकिस्तान ने करा है कि भारत के खिलाफ हॉर्न बजाया है पाकिस्तान ने। वो भी सब लोगों ने नहीं बजाया मन से, आधे लोगों ने बजाया, आधे लोगों ने नहीं बजाया। तो आज हम अपने पाकिस्तानी गेस्ट से पूछेंगे और हमारे हिंदुस्तानी गेस्ट हैं, उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये सेंध किसने लगाया है, ये सो क्यों गए और ये कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। दुनिया का विश्वास पाकिस्तान से उठ क्यों नहीं गया। अगर पाकिस्तान दोपहर को 12 बजे ये बोल दे कि सूरज आसमान पर चढ़ा है, तो लोग पर्दा अलग करके एक बार चेक क्यों करते हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ये बात कहां से, इतना उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी खत्म कैसे हो गई। आज बहस का मुद्दा यही है। 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन हुआ था 370-35 है, उसके तनाजुर में हम ये पूरा माहौल देखेंगे और आज बहस का यही मुद्दा है। मैं आपका तारुफ करवा दूं गेस्ट के साथ। हमारे गेस्ट जो हैं पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए राजा फैजल हैं, जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। राजा फैजल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मारिया इकबाल तराना है। मारिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेरी वार्म वेलकम मैम। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट। सुशील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए और स्वागत है आपका। हमारे साथ वैभव सिंह हैं, फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस के और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वैभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी शो में। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले मारिया इकबाल तराना जी से, और आपसे मारिया जी एक बात पूछना चाहूंगा कि बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान ने अनाउंस भी करा था हफ्ता 10 दिन पहले 5 अगस्त के, कि बोला था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारी एम्बेसीज के आगे हम एहतजाज करेंगे और एक्सपोज करेंगे भारत को, भारत के गिरेबान तक हाथ ले जाएंगे और दुनिया को बोलेंगे, कॉन्शियंस जगाएंगे हिला के, सबको बताएंगे कि साहब भारत कितना गलत कर रहा है। ट्विटर स्टॉर्म, मैम हुआ क्यों कुछ नहीं, कहां पे कमी आ गई कि पाकिस्तान जो चाहता था 5 अगस्त को लेके वो नहीं कर पाया, कहां कमी रह गई? सबसे पहली बात तो ये है, बहुत शुक्रिया आपका मेजर साहब इनवाइट करने का। और दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने बात की, जो मोदी साहब की पिक्चर्स लगाई वहां पर इस्लामाबाद में, अगर आप इसका तनाजुर देखें तो आपको पता चलेगा कि एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो था ऑन द 5 अगस्त 2019, बजाय ये कि वो कहीं कश्मीर को वादा किया गया था कि ये सोशो इकोनॉमिकली आगे लेकर जाएगा, बजाय आगे ले जाने के वो उसको बहुत पीछे ले गया। तो आप देखें, मारिया जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में आपको काट रहा हूं। नॉर्मली हम लोग बीच में काटते नहीं अपने गेस्ट को इस शो में, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी की फोटोग्राफ लगी थी, आप छोड़ दीजिए। कश्मीर आगे गया रिवर्स गियर में, 6th गियर 5th गियर की जगह रिवर्स गियर में चला, वो छोड़ दीजिए ना, हमारा मसला है। मैं ये पूछ रहा हूं, फिर से आपको मौका दे रहा हूं मैम 30 सेकंड का। आप ये बताइए कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहां चूक गई इस मामले को दुनिया भर के सामने उजागर करने में, मेरा ये आपसे सवाल है। आप मुझे ये बताइए, ठीक है आप मुझसे पाकिस्तान की फॉरेन पूछ रहे हैं, मगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के ऊपर बहुत क्लियर है। बात ये है कि मुझे ये बताइए ऑन योर एंड, आपकी फॉरेन पॉलिसी में कहां पर पाकिस्तान के साथ, बहुत दफा पाकिस्तान ने आपको ऑफर किया डायलॉग के लिए, कश्मीर के लिए आके बैठ के बात करने के लिए, मगर कहां पे एक्सेप्टेबिलिटी अभी तक आई, कहां पर मोदी जी ने जो था वो कभी इन्विटेशन भी कोई एक्सेप्ट किया। हालांकि इमरान खान साहब ने बहुत खुले से 2-3 दफा जो है वो मोदी साहब को ये ऑफर किया कि लेट्स कम एंड टॉक अबाउट इट, मगर ये है कि मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा इस वक्त वो वाले हाथी बने हुए हैं मोदी साहब, जिनको ये लगता है कि बस गर्दन में सरिया होना चाहिए और बस सीजन में ऐसे ही चलता रहेगा।
कि ऐसे नहीं होगा जी। साहब, अगर जब तक अंचल बिल्कुल मारिया साहिबा, मैं अभी जाता हूं वैभव सिंह के पास, मैं वापस आपके पास आऊंगा और वापस मैं राजा फैजल से भी बात करूंगा। वैभव, मारिया इकबाल तराना का यह कहना है कि अच्छा, 2 बार मैंने वही सवाल पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कह रही हैं साहब कि मोदी साहब को टॉक्स के ऑफर दिए थे, उन्होंने मना कर दिया और वो टॉक्स नहीं कर रहे। मेरा तो सिर्फ ये कहना है, क्यों करें मोदी जी टॉक्स? उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? 130 करोड़ का देश चला रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं इंडिया की, उनके पास यही काम है। कोई तो बात नहीं कर रहा है इमरान खान से, अफगानी उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, चीनी प्रेसिडेंट उनके आना पसंद नहीं कर रहा, अमेरिकन जो बाइडेन उनको कॉल नहीं कर रहा, फिर ये मोदी जी के पीछे पड़ेंगे, मोदी जी बात नहीं कर रहे। मोदी जी कह रहे हैं भाई मेरे पास 10 काम और हैं, सवेरे उठ के योगा करते हैं, फिर देश की सेवा में लग जाते हैं मोदी जी। उनके पास कहां पे टाइम है मैम इमरान खान के लिए बात करने को? इमरान खान दे क्या सकता है भारत को? कुछ नहीं दे सकता, ही कैन गिव नथिंग। वैभव प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मारिया साहिबा को ये पता नहीं है कि मोदी जी 1.3 बिलियन जो आबादी है जिस देश की, उसके वज़ीर आज़म है, उसके प्रधानमंत्री हैं, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन इनकी जब मारिया साहब जो कह रही थी कि भाई आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ चुक गई, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं चुकी। और मेरे साहब, आप जो इनसे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं दे देता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कहीं नहीं चुकी। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो हमने डिफेंसिव ऑफेंस पे इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था। हमारे कुछ जो सहाफ़ी दोस्त पाकिस्तान में हैं, उन्होंने हमको इस बात से इन्फॉर्म भी किया था कि 370 और 35 से हटाने से पहले जनरल बाजवा ने हामी भरी थी। जनरल बाजवा ने कहा था कि, और इंडियन एनएसए से उन्होंने बात करी थी और उन्होंने ये चीज़ कही थी कि ठीक है आपको हटाना है, आप हटा लीजिए, हम थोड़ा बहुत शोर शराबा करेंगे पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लेकिन हम इसके ऊपर कोई भी जो रद्द अमल बॉर्डर के ऊपर या किसी भी और लेवल पे, सीरियस लेवल पे हम नहीं करेंगे। और देखिए हुआ भी वही, आधे घंटे खड़े हो गए, आधे घंटे आवाम को खड़ा कर दिया सॉलिडारिटी के नाम पे, दुनिया भर में शोर शराबा किया, नकली फर्जी पिक्चरें दिखाई, फोटोग्राफ दिखाई, यूनाइटेड नेशन से लेकर के हर जगह जलील हुए। और उसके बाद अब आकर के कह रहे हैं कि भाई बात कर रो। और अभी इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि भाई आरएसएस और हिंदुत्व की जो है आइडियोलॉजी वो रास्ते में आ रही है। तो देखिए वो तो आती रहेगी, बिकॉज ये नया भारत है। यहाँ पे आप जो जिस वादे की बात करते हैं 1947 के, वो वादा करने वाला भी चला गया और उसकी जो बाकियात थी वो भी जा चुकी है, उनको भी हिंदुस्तान में कोई पूछ नहीं रहा। तो कश्मीर अब इंटीग्रल पार्ट था हमेशा से इंडिया का, अब उसको जो है कि ऑन पेपर कर दिया गया है और वो वैसे ही रहेगा। आप उसको चीखते रहे, चिल्लाते रहे, आपकी फौज तो भाई वो तो बिस्कुट, चॉकलेट और जूते चप्पल और पता नहीं क्या क्या स्टील मिले बनाने में बिजी। आपने तो नहीं पूछा कि वो जो लेफ्टिनेंट जनरल टोक्यो गया है आपकी ओलंपियंस को लेकर के दुनिया भर के, वो क्यों फेल हुआ? आप नहीं पूछते पाकिस्तान स्टील क्यों फेल हो रही है? आप ये नहीं पूछते कि पीआईए क्यों फेल हो रही है? जब आपने सारे अपने इंस्टीट्यूशंस फौजियों को दे रखे, आपने आवाम को कश्मीर के पीछे लगा रखा है, आप सही सवाल नहीं पूछ रहे। आप सहाफी हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका काम है ये पूछना कि पाकिस्तान क्यों फेल हो रहा है। और मोदी साहब उनसे बात नहीं करेंगे। मोदी साहब के पास बात करने के लिए शी जिनपिंग है, ओबामा है और जो बाइडेन है और पुतिन है। बिल्कुल बिल्कुल। से कौन बात करता है नशई आदमी से? बिल्कुल बिल्कुल। राजा फैसल, एक बात बताइए, मैं आपसे दोबारा पूछता हूं। खैर बड़ा अच्छा लगा नीरज चोपड़ा के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ी अच्छी बात करी, लेकिन एक पाकिस्तानी मीडिया ना बार बार एक चीज चूक रहा था कहने पे, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। वो कह रहे थे नीरज चोपड़ा को बड़ा इंडियंस ने फैसिलिटेट करा और इंडियंस ने बड़ा हेल्प करा नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा का मेडल एक अच्छी बात है, वो तो है ही सर नीरज चोपड़ा की, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, शुक्रिया कि इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट को आप लोग इतना सराहते हैं, इतना प्यार आपने दिया। लेकिन जो चीज़ आप नहीं कह रहे थे सर, वो राजपुताना राइफल्स का है सर, वो ही इज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, पर वो शायद कहते हुए बुरा लगता होगा कि नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम द इंडियन आर्मी सर, सूबेदार नीरज चोपड़ा, राजपुताना राइफल्स भारतीय सेना के हैं वो। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी चीज़ें दो देशों के बीच में जब बातें होती तो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। आई डोंट ब्लेम यू। अच्छा एनीवे, राजा फैसल साहब एक बात बताइए, कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपको क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी में कहां पे चूक रह गई है? अब बात करते हैं जब पाकिस्तानियों से, तो कहते हैं कि हम दुनिया के कॉन्शियंस को झंझोड़ेंगे। और पंडित जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, कहां कि हम ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह घोड़े पे बैठ के तलवार पे करके लाल किले पे सब्ज परचम लहराएंगे, डिप्लोमेटिक एक असॉल्ट होगा इंडिया के ऊपर, झिझोड़ के रख देंगे, वहां से लेकर अब न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के ऊपर आ गए सर। ये व्हाट अ क्लाइम डाउन सर, व्हाट अ क्लाइम डाउन। राजा फैसल साहब आप बताइए कहां पे चूक हो गई सर?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नितिन गोरावारिया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं नीरज चोपड़ा, सूबेदार नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने पढ़ा था, एडीजीपी आए थे और उस पर मैंने लाइक भी किया था उनका वो ट्वीट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके यहाँ जो इदारे हैं, खुसूसन आर्मी, अपने लोगों को ऐसे आगे लेके जाती है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे यहाँ भी यही एक परंपरा है और आप इस चीज से भी सहमत होंगे। दूसरी, आपने कहा जी कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो शायद चेंज होगी या नैरेटिव्स पाकिस्तान के कुछ चेंज हो गए कश्मीर को लेके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मकबूल बख्श से लेके मीरवाइज फारूक से लेके और आज के वानी तक और रियाज नेकू तक पाकिस्तान नहीं बदला और ना ही पाकिस्तान बदलेगा। पाकिस्तान कल भी कश्मीर के साथ खड़ा था, आज भी कश्मीर के साथ खड़ा है। आज जबकि कश्मीर में ड्रैकोनियन लॉज है, पहले आप कभी उनके सेब के दरख्त तोड़ दिया करते थे और काट दिया करते थे, और आजकल जो ओवरसीज रेमिटेंसेज आती हैं उधर, आप उनको टेरर फाइनेंसिंग का नाम देके, आज ही जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक मेरे ख्याल काफी सारे, मैंने 14 पढ़े थे या 18 पढ़े थे कि 18 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रेड्स हुई हैं NIA की, और अब उनको इस तरीके से केटर किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो ड्रैकोनियन लॉज होते हैं वो आप जैसे मुल्क में, जिसमें कि जैसा कि वैभव ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि आज का भारत बिल्कुल डिफरेंट। भाई हम भी तो यही कहते हैं कि पहले का भारत और था और आज का भारत और है। इसीलिए तो हम लोग पूरी दुनिया को चीज के कह रहे हैं कि आज की जो आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंटेड है इंडिया में, उसको हिंदुत्व आइडियोलॉजी कहते हैं, जो कि नाथीज के बिल्कुल इर्द गिर्द पाई जाती है। तो मेरे ख्याल में आपने तो खुद ही उस चीज का इकरार कर दिया कि आपके यहाँ जो लॉज चल रहे हैं उससे ना सिर्फ ये कि कश्मीरी, बल्कि पूरे भारत के मुसलमान, सिख, दलित, जैन, क्रिश्चियन, सबको नुकसान होने जा रहा है। तो मेरी नजर में, अच्छा, ठीक है, पूरी दुनिया को इसके ऊपर प्रचार करने की जरूरत है। राजा फैसल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाता हूं सुशील पंडित जी के साथ। और आपने 2-3 बातें बोली, मैं उसका जवाब दे दूं। आपने बोला कि साहब पाकिस्तान अपना नैरेटिव पाकिस्तान ने चेंज नहीं करा। सर, मेरा आपसे सवाल था ही नहीं। पाकिस्तान ने अपना नैरेटिव, पाकिस्तान ना करे मेरी भला से, अगले 1000 साल तक अगर पाकिस्तान रहा तो ना करे चेंज नैरेटिव। मैंने सिर्फ ये बोला कि फेल कहां हो गया पाकिस्तान, दुनिया पाकिस्तान की सुन क्यों नहीं रहा। मेरा आपसे सवाल ये था, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। और जैसे मारिया जी ने कट मार दिया सर आगे से, आपने भी आगे से कट मार दिया सर। पहली चीज है। दूसरी चीज, आपने बोला कि साहब यहां पे मुस्लिम, ये वो फलाना, फिर आपने जैन जो है हमारे भाई, आपने जैन का भी नाम लिया कि वो भी परेशान है। सर, सिर्फ अगर दिल्ली के, आप बाकी छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर दिल्ली के जैन हमारे भाई हैं, बहन है, अगर वो इकट्ठा हो गए ना दिल्ली के, तो सर पाकिस्तान का जितना फॉरेन डेट है वो चला जाएगा एक दिन के अंदर। सिर्फ जैनियों के पास इतना पैसा है, बाकी कम्युनिटी छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ, आपने जैनों का नाम लिया इसलिए मैं आपको जैन के साथ बता रहा हूं कि सिर्फ दिल्ली के जैनी अगर एक, जिसको कहते हैं ना, बक्से में पैसा डालना शुरू करें सर, पाकिस्तान का फॉरेन डेट गायब हो जाएगा रातों रात। इतना पैसा उस कम्युनिटी के पास। और पैसा कैसे है सर? मेहनत से, दिमाग से, खून और पसीने से। ठीक है सर, पूरा टैक्स देते हैं, उसके बाद इतना पैसा है जैनियों के पास कि पूरा हल्ला बोल दें अगर कल चाहें तो। खैर, वो अलग बात है। अब मैं जाता हूं सुशील भाई के पास। सुशील भाई, एक बात बताइए, ये पाकिस्तानी अभी तक मुझे ना मारिया ना राजा फैजल इस बात का मुझे जवाब दे सके कि पाकिस्तान की पॉलिसी कहां फेल हो गई। हिंदुत्व कर रहे हैं सर। ये आपने तो अपने मुल्क का नाम रख लिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आपका तो पलक नहीं झपका एक बार, है ना। एक ही सफ में खड़े हो गए दोनों महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, है ना। अल्लामा इकबाल, हम भी थोड़े पढ़े लिखे हैं सर। तो एक बात बताइए सर, आपने इस्लामिक रिपब्लिक कर लिया। अगर इंडिया से कोई ये बंदा कहता है कि हिंदुत्व होना चाहिए, ठीक है, उसका अगर इख्तलाफ करें सुशील पंडित जी या वैभव सिंह तो मुझे बात समझ में आती है जी। आप उसका इख्तलाफ करें तो मुझे बात समझ में नहीं आती। खुद आप इस्लामिक रिपब्लिक बन के रह रहे हैं और दूसरे को बोल रहे हैं कि तुम अपना मजहब मत। यार ये कौन सी बात होती है? पंडित जी जरा बताइए इनको। नहीं साहब, ये इनकी पुरानी आदत है, गुड़ खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे, औरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत, ये इनके यहाँ चला आ रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगा राजा फैजल के मुंह से परंपरा शब्द सुन के। इन पर असर हो रहा है हमारा धीरे धीरे, लेकिन वक्त लगेगा बात पूरी आते आते। अब आपके सवाल का जवाब इमरान खान ने दिया साहब, खुद बस की नहीं है।
इमरान खान ने शुरू में ही कहा था आज से 2 साल पहले कि दुनिया हमारी सुन नहीं रही है। भारत के पास न जाने कौन सी जादू की छड़ी आ गई है कि चीन को भी भेजा इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल, 6 महीने में भी 3 बार, और बाकी 4 जो P5 हैं उन्होंने दरवाजे का रास्ता दिखाया चीन को। सिर्फ एक बार बंद दरवाजे के पीछे इन्होंने बिना कोई रिकॉर्ड रखे बातचीत गुफ्तगू की, लेकिन वो भी बेनतीजा निकली। तो पाकिस्तान उल्टा लटक गया, चीन को बेमुरव्वती से वापस आना पड़ा। लेकिन बाद में खुद इमरान खान को कहना पड़ा कि दुनिया हमारी सुनती नहीं है। भारत के पास इतना क्लाउड है, भारत की साख, भारत की बात में इतना वजन है कि आज हमसे हमारे अपने दोस्त ममालिक जो खलीज में हैं, जो वेस्ट एशिया में हैं, उन्होंने तक किनारा कर लिया है। वो अगर मुतालबा करते हैं कि जो हमसे आपने उधार लिया था वापस कीजिए फटाफट। तो पाकिस्तान को बहुत पहले बात समझ में आ गई है, इसीलिए अब इन्होंने जबानी जमा खर्च करना भी बंद कर दिया है। कश्मीर को लेकर के पहले थोड़ा तालवाल ठोकते थे, लेकिन उसके बाद जो जबानी जमा खर्च था उनको लग गया है कि अब वो भी जाया जा रहा है, बिल्कुल उसका भी कोई असर नहीं है। बिल्कुल खुद अपने लोग नहीं सुनते हैं इनकी बात, जी, कश्मीर के लोग नहीं है जी। उनको तो इन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि आप बढ़ जाओ, चने के झाड़ पे चढ़ जाओ, हम पीछे खड़े हैं, हम आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये पूछ रहे हैं इमरान चचा कब आओगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशील पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मारिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए सुशील पंडित जी कश्मीरी हैं, कश्मीरी बोलते भी हैं। ये वो शेख रशीद वाले कश्मीरी नहीं है सर, जो पंजाबी बोलते हैं लेकिन कहते हैं मैं कश्मीरी हूं, या नवाज शरीफ टाइप के जो कहते हैं मैं कश्मीरी हूं लेकिन बोलते पंजाबी हैं। सुशील पंडित जी कश्मीरी बोलते भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, कश्मीरी कल्चर के बारे में बहुत नॉलेज रखते हैं, कश्मीर में रह भी चुके हैं। खैर मारिया जी, आप बताइए हमें, ये जो बात करी ना इन्होंने अभी राजा फैजल साहब ने कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं मैम, आपने भी कई डिबेट्स में ये बात करी है हिंदुत्व वाली। हिंदुत्व है क्या? ये है क्या? ये कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ये समझाइए हमें मारिया जी, ये मेरा सवाल आपसे। जी, सबसे पहले तो मैं, आपने इंट्रोडक्शन कराया सुनील जी का, तो मैं उनको आदाब कहती हूँ। आदाब ऐसे होता है, आदाब ऐसे नहीं होता है। मेरे भी सब लोग कैसा आदाब कर दिया आपने? बात ये है कि देखिए सुनील जी, आज वो वक्त आ गया कि मेरे ख्याल से हमारे सब बड़े थे, वो बड़े आराम से और मोहब्बत से रहते थे वैली के अंदर, और आज ये वक्त आ गया कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी चैनल अगर आपको बिठा के और मुझे बिठा के लड़वाने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें कि डीएनए में सबसे ज्यादा कश्मीरी कौन है, तो ये बड़ी अजीब बात होगी। सोशल स्पीकिंग बात है जरूर, मैं आपको मारिया जी, मगर बात वही है। मारिया जी एक मिनट, मारिया जी एक मिनट, माफी चाहूंगा मारिया जी, माफी चाहूंगा, सुनिए मारिया जी, माफी चाहूंगा, मैंने ये नहीं बताया कश्मीरी कौन है कश्मीरी नहीं है। कश्मीरी वो है जो कश्मीरी जबान बोलता है, कश्मीरी वो है जो कश्मीरी कल्चर को फॉलो करता है। अब आप कश्मीरी आएंगे तो उसमें गोजरी, पहाड़ी और बहुत सारी जबानें। नहीं मैम एक मिनट, ये नहीं, एक मिनट मैम, देखिए जी, कश्मीर नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल मैम कश्मीर है, साउथ ऑफ पीर पंजाल जम्मू है। कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में सुनिए एक मिनट मैम, कश्मीर घाट, आप लोग कभी गए नहीं इसलिए मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग ना कभी गए ना कभी जा पाएंगे। मैम एक मिनट, मैम मारिया जी सुन लीजिए ना, मैं फिर आपको बताता हूं। कश्मीर घाटी में कश्मीरी जबान बोली जाती है, जो कि गोजरी से, जो कि पहाड़ी से, जो कि और अन्य भाषाओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कश्मीरी एक यूनिक लैंग्वेज है जिसका किसी और लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और वो लैंग्वेज बहुत फर्क है। आप पीर पंजाल के इस तरफ चले जाइए, मेरी बात सुन लीजिए मारिया जी, मारिया जी मैं एक बात बताऊं, मारिया जी ये बात सुनिए मेरी बात, मारिया जी प्लीज इंटरप्ट मत करिए ना, सुनिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आपको पाकिस्तान में कोई नहीं बताएगा क्योंकि पाकिस्तानी को पता नहीं इस मामले में, यू हैव नॉट बीन हियर। ये जबान बिल्कुल मुख्तलिफ है, बिल्कुल अलग है। मैं एक बार जम्मू में जाता हूं, मुझे उनकी जबान थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। मैं कश्मीर घाटी में जाता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इट्स अ यूनिक लैंग्वेज। तो आपके जो शेख रशीद कहते हैं कि हम कश्मीरी, पता नहीं कैसे आदमी अजीब से, आपका वो नवाज शरीफ कह रहा था मैं कश्मीरी हूं, ये कहां से कश्मीरी हो गया?
ही इज पंजाबी। खैर बिल्कुल, वो मारिया जी सुनिए, बिल्कुल। आपने सवाल का जवाब देना ही नहीं देना मैम? अगर नहीं देना तो मैं दूसरे पाकिस्तानी के पास चला जाता हूँ। राजा फैसल जी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल देना। आपको गुस्सा आ गया इस बात पे कि मैंने इस बात को आजाद क्यों किया? मैम, आप सुनिए मैम, आप उसको बात क्यों कर ली? मैम, आप उसको आजाद कश्मीर, दूसरे पाकिस्तान के साथ बात करते थे। अरे मैम सुनिए, मारिया जी आप उसको आजाद कश्मीर बोलिए, आप उसको न्यूयॉर्क बोलिए, आप उसको वॉशिंगटन बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो मर्जी है मैं बोलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए, आप खुशी से बोलिए, आप सवाल का जवाब तो दीजिए। आपका जो सवाल का जवाब दीजिए मैम। सवाल के ऊपर मैं आ रही थी। अगर जी बिल्कुल, अब आपने सवाल किया था जी, आप बोलिए अपना सवाल। अरे मैम, इतना बोलने के बाद आप कह रही हैं सवाल बोलिए। भूल गई। आप चलिए छोड़ दीजिए। राजा फैसल मैं आपको मौका देता हूं। आपने जी आप इंटरप्ट कर रहे थे। मैम आप लोग सुनिए, एक मिनट इंटरप्ट सुनिए, मैं इंटरप्ट सुनिए। मारिया साहबा, मारिया जी मेरी बात सुनिए एक मिनट। ये पीसीआर जरा इनका फेडर डाउन करिए, हाँ। अब आप मेरी बात सुनिए, अब आप बोलते रहिए, कोई नहीं सुन पाएगा आपको। जब मैं आपसे बड़े इज्जत के साथ ये पूछ रहा हूं कि मैम सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको इंटरप्ट में इस शो में कभी किसी को नहीं करता, लेकिन आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप बोल दीजिए कि गौरव जी मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है। आप दाएं बाएं की बात कर रही हैं, फिर आप कह रही हैं इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं मुझे? तो मेरा काम क्या है यहां पे कि पाकिस्तानियों को माइक दे दो और बोलो ठीक है आप शुरू हो जाओ, यहां पे गाने बजाने का प्रोग्राम हो रहा है? सॉरी राजा फैसल, मैं आपको मौका देता हूं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा राजा फैसल, बट मेरी ये रिक्वेस्ट है, स्टिक टू द पॉइंट, आप सवाल का जवाब दें मुझे, ठीक है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास कोई कोहेरेंट कश्मीर पॉलिसी नहीं रही है? क्या पाकिस्तान के पास कोई क्लियर पॉलिसी नहीं रही है? आपके मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत साल फायदा उठाया, बहुत मजे मारे उन्होंने, ठीक है? कश्मीर के नाम पे लोगों के बड़े बड़े महल बन गए, बड़े बड़े बैंक अकाउंट बन गए, लेकिन कश्मीर के चलते आपके आर्मी चीफ ने भी एक्सटेंशन ले लिया, लेकिन काम कश्मीर पे आप लोग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए सर, ये बताइए। 1-1.5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, आराम से बात कीजिए आप। देखिए गौरव, पाकिस्तान के पास पॉलिसी है और वो डे 1 से एक ही पॉलिसी है कि कश्मीर पाकिस्तान की शह रग है, था और हमेशा रहेगा और कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। लेकिन जहां तक आप ये कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान फेल हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की क्या फेल हो रही है, पाकिस्तान क्या उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा? देखिए आप किसी हद तक ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान इस वक्त फेस है राइट इन द एपिसेंटर ऑफ वॉर, ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, और अमेरिका ने सक्सेसफुली भारत को अपनी फ्रंटलाइन बना लिया है चाइना के खिलाफ। और उसमें ऑब्वियसली अगर भारत फ्रंटलाइन होगा अमेरिका का या वेस्टर्नर्स का अगेंस्ट चाइना, तो उसमें भारत को फायदा भी होगा, और फायदा हो रहा है भारत को, क्योंकि भारत जिस हद तक भी जा रहा है कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के ऊपर ड्रैकोनियन लॉज लगा के, कश्मीर के ऊपर एप्लीकेशन ऑफ 370-35A करके कुछ भी कर ले भारत, उससे नहीं पूछा जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो जहां पे पॉलिसीज बनती हैं वेस्टर्न एटमॉस्फेयर में, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो आपको फ्रंटलाइन बना के बैठे हुए हैं। एंड मुझे भी इस चीज के बारे में आपको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि आप फ्रंटलाइन हो या नहीं हो। गलवान दुर्घटना जो है वो आपके सामने, बाय द वे मैंने अगर हिंदी के लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो इससे मैं कोई हिंदुस्तानी तो नहीं हो जाता। मैं यही प्रूव करना चाह रहा था आपसे कि कश्मीरी बोलने से कोई कश्मीरी नहीं कहलाता, हिंदी बोलने से कोई हिंदुस्तानी नहीं कहलाता, उर्दू बोलने से कोई पाकिस्तानी नहीं कहलाता। तो मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि कश्मीरी जो है वो जम्मू और कश्मीर हमेशा से कहा जाता है। पंडित जी आप ही इनसे कहिए ना कि अगर कोई कश्मीरी आपने आपको कहता है तो उसे कहने दे कश्मीरी, जरूरी नहीं कि उसको जी ओके एज यूजुअल इनके पास सवाल का जवाब है नहीं। मैं आपको एक और बात बता दूं, आप कहते हैं उर्दू बोला जाता है तो उसको पाकिस्तानी नहीं कहलाता। ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि मादरे जबान उर्दू पाकिस्तान में बहुत कम लोगों की है। आपकी खुद की जबान पंजाबी है। एक और चीज, हिंदुस्तानी में सब लोग हिंदी नहीं बोलते सर। सुशील पंडित जी की जो जबान है ना, इट इज कश्मीरी, इट इज नॉट हिंदी, हिज मदर टंग इज नॉट हिंदी। वैभव बनारस के हैं, इनकी मदर टंग कुछ और है सर, हिंदी नहीं है। तो हिंदुस्तान में तमिलनाडु से लेकर केरला से लेकर महाराष्ट्र से लेकर सिक्किम,
हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी एक जबान नहीं है सर, यहां पे मुख्तलिफ जबानें हैं और सबको बराबर का एहतराम है। आपकी तरह नहीं कि पंजाबी को बोला कि तुम भी उर्दू बोलोगे, सिंधी को बोला तुम भी उर्दू बोलोगे, पश्तो को बोला कि तुम भी उर्दू बोलोगे जो पश्तून है, और नहीं बोलोगे तो मार पड़ेगी तुम्हें। यही था ना 1 यूनिट प्लान अयूब खान का। तो सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फर्क है, आप कंपेयर न करें। वैभव, मैं आपके पास जाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं वैभव कि मामला क्या है? ये सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं बार बार एक चीज पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ना बोले तो वैभव आप बड़ी पैनी नजर रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर, मैं चाहता हूं आप जवाब दें, इनकी कश्मीर को लेकर फॉरेन पॉलिसी क्यों फेल हो रही है, कारण क्या है? देखिए, जब कश्मीर पॉलिसी इनकी बनी थी वो फेल होने के लिए ही बनी थी। इनकी कश्मीर पॉलिसी क्या थी? इनकी कश्मीर पॉलिसी थी लश्कर तैयबा, इनकी कश्मीर पॉलिसी थी जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये इनके कश्मीर पॉलिसी थी। हमेशा से डे 1 से इनकी कश्मीर पॉलिसी यही रही है। अगर आप देखें तो जो 1948 में, 47-48 में जब इन्होंने कबायली भेजे तो वो भी सेम कश्मीर पॉलिसी थी। 90s में जो इन्होंने वहाँ पे जिहाद शुरू किया वो भी सेम कश्मीर पॉलिसी थी। आज जो इनके फॉरेन पॉलिसी के जितने भी ड्राइवर्स हैं कश्मीर में, वो कौन है? वो सारे वही मसूद अजहर और ये जितने भी टेररिस्ट हैं ये हैं। तो इनकी कश्मीर पॉलिसी डे 1 से फ्लॉट थी और वो फेल होने के लिए ही बनी थी। दूसरी चीज, अगर आप अपनी कश्मीर पॉलिसी पीरों और फकीरों के हाथों में देंगे, शाह महमूद कुरैशी टाइप जो कि बाल काट काट के 10-10 रुपए चंदा लेते हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो कश्मीर वो उस देश की पॉलिसी क्या चलेगी? ये वो फॉरेन मिनिस्टर है जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सो कॉल्ड लिबरल कही जाती है, जबकि मैं नहीं मानता, क्योंकि तालिबान से लेकर के आप जितना भी रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान में देखते हैं, जितना एम्पावर पीपल्स पार्टी ने किया उतना शायद ही किसी पार्टी ने किया हो। तो इनकी जो कश्मीर पॉलिसी के ड्राइवर्स हैं, जो माजी में थे या जो आज हैं, वो हमेशा से ही इस तरह के लोग रहे जो कि फेल होने के लिए बनी है। अब इन्होंने, राजा फैसल साहब ने कहा कि हिंदुस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया अमेरिका का। अरे भाई साहब, आप 30-40 साल से अमेरिका के फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, आप उनके क्लाइंट स्टेट रहे हैं, आपने उनके लिए पैसे लेकर के आपने जंगें लड़ी हैं। आपके फॉर्मर आर्मी चीफ्स ऑन द रिकॉर्ड है कि हमने पैसे लेकर के जिहाद लड़ा है। आपने अपने खुद के बंदे बेचे हैं। दुनिया में एक लौता मुल्क है, मतलब आपको दुनिया में था कोई मुल्क नहीं मिलेगा जो अपने खुद के शहरियों को, अपने नागरिकों को पैसे के लिए बेच देता है। मुशर्रफ ने 25 से 30 हजार पाकिस्तानी बेचे थे पैसे के लिए, और उसने इस चीज का एतराफ किया अपनी किताब में कि हाँ मैंने बंदे बेचे थे। कोई कबाब वाले को पकड़ा, किसी फल वाले को पकड़ा सड़क के किनारे, तो उसको टेररिस्ट बता करके, तालिबान का मेंबर बता करके इन्होंने बेच दिया। तो ये जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, और ये बोलते क्यों नहीं है? ये बोलते इसलिए नहीं है बिकॉज बाजवा ने, जैसे मैंने आपको पहले कमेंट में कहा, बाजवा एग्री कर चुके थे, फौज फेल हुई है, अफवाज इनकी फेल हुई है, तो इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि ये बोल दें। जी, ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी फौज फेल हो गई है, इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल नहीं हुई। जी मारिया साहिबा, मैं आपसे एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं और मैं इस वक्त आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट इस चीज का जवाब दें। फॉरेन पॉलिसी पे बयान हमने बड़े सारे देखे, रेगुलरली बयान मोहिद यूसुफ साहब के, जो आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। बड़े फ्रीक्वेंटली वो फॉरेन पॉलिसी पे बयान देते हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली, और उनकी मर्जी है, जैसा आपका स्टेट चाहे वैसा करे। शाह महमूद कुरैशी को कोई इंटरेस्ट नहीं है फॉरेन पॉलिसी में। ही इज मोर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सीएम ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मारिया जी, दोबारा तिबारा एक ही सवाल, आपको क्या लगता है कि कमी कहां पे है कि पाकिस्तान का जो बयानिया है, पाकिस्तान का नैरेटिव है, वो दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही? क्योंकि आप लोग तो ये कह देते हैं कि भारत के पास पैसा है, भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत बोलता है कि चलो ठीक है, हम तुम्हें सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, तो लोग जमीन पर लेट जाते हैं। ऐसा नहीं है? अच्छा, ऐसा है, पर इतना ज्यादा नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, जो साहब अभी बात कर रहे थे कि जी हमारे जो 20 साल पुरानी, अगर आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखें, बिल्कुल एक पाकिस्तान का एक डिसीजन था अमेरिका के साथ वॉर में जाना, और पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए अपने देश जो है वो अमेरिका को। आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये है कि जब 20 सालों में जाहिर है अमेरिका का जो रवैया था वो उस तरह का रवैया नहीं रहा, क्योंकि बार बार हम चाहते हैं, जैसे हम भी एज अ पाकिस्तानी जो है हमेशा इस चीज के ऊपर शोर मचाते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें किसी जंग में नहीं जाना चाहिए,
नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये वही सुपर पावर्स हैं जो अपना इंटरेस्ट लेने के बाद फिर उसके बाद नेशंस को बिल्कुल लेट डाउन करती हैं, उनको बिल्कुल तहजीक आमेज रवैया होता है, और ये अमेरिका का रहा है एटीट्यूड, हमेशा से रहा है। मगर बात ये है कि जब आप पाकिस्तान और भारत की बात करते हैं, शायद पाकिस्तान भारत का मसला भी इतना बड़ा मसला ना होता अगर उसने एक अमेरिका की तरफ से जो मारिया जी का और हम जी प्लीज बोलिए की वजह से आज एक आम भारतीय और एक आम पाकिस्तानी सफर कर रहा है। हम ये बात क्यों नहीं करते हैं? जी हमें नई जनरेशन को एक नया नैरेटिव देना है, एक नया पर्सपेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट का। इसलिए पंडित जी मैं आपके पास जाऊंगा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा थोड़ा वक्त सबको दूं। ये मारिया साहिबा के दिल में मदर टेरेसा ने अभी जन्म लिया कि हम लोग लड़ क्यों रहे हैं और अमन क्यों नहीं, और वीर ज़ारा फिल्म हम क्यों नहीं बना रहे दोबारा, इस टाइप की बयान दे रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा बात। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूं पंडित जी, फिर मैं चाहूंगा आपका इसके ऊपर क्या तर्जिया, आपका एनालिसिस क्या है। इन्होंने बोला कि इंडिया इज अ फ्रंटलाइन स्टेट। फ्रंटलाइन स्टेट पता नहीं इनका क्या डेफिनेशन है, हमारा क्या डेफिनेशन है, राइट? लेकिन हमने यूएस से पैसे नहीं लिए सर, हमने पैसे नहीं पकड़े, हमने एड नहीं पकड़े यूएस से। तो यूएस कैन नॉट डिक्टेट, हमें जो करना है हम करेंगे। अगर हम चीन के खिलाफ हैं तो हम वही करेंगे जिसमें हमारा फायदा है, ठीक है? चाहे वो दुनिया के कानून के खिलाफ हो, चाहे किसी मुल्क के कानून के खिलाफ हो। अगर वो भारत के हक में है तो हर कानून तोड़ा जाएगा। उस कानून की कोई भी सैंक्टिटी हो, कानून इंसान का हो, कानून भगवान का हो, वो कानून टूटेगा अगर उससे हिंदुस्तान को फायदा हो। साफ सीधी बात है। पर हां, हमने अमेरिका के सामने हाथ ऐसे नहीं करा सर, हमने नहीं करा हाथ ऐसे, ठीक है? हमारी इक्वालिटी की रिलेशनशिप इसलिए है बिकॉज वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अमेरिका। हम जो खरीदते हैं पैसा देके खरीदते हैं अमेरिका से, और अपनी औकात के हिसाब से खरीदते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास पैसों का भंडार है कि हम चेक काटें सब कुछ खरीद लेते हैं, लेकिन ठीक है, हमने अमेरिका को ये नहीं बोला कि हमें ना 15 जहाज दे दो फ्री में, हमने ये नहीं बोला। हमारी ठीक है, अगर हमारी हैसियत 15 जहाज की है, हमारा 30 चाहिए, हम 15 ही खरीदेंगे, लेकिन अपनी चादर में उतने ही पैर फैलाएंगे जितना हम फैला सकते हैं। दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि साहब भारत के बारे में कि पीस होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पंडित जी मेरा आपसे सवाल है, ये पीस क्यों नहीं हो सकता? मोदी जी तो गए थे ना, और उनको बुलाया भी था। और क्या कर लें सर, क्या कर लें? कारपेट बन जाएं, लेट जाएं, कालीन बन जाएं जमीन पे, क्या कर लें कि पाकिस्तानी खुश हो जाएं? गौरव, मुझे 15 साल पुरानी वो बात याद आती है जब मुशर्रफ ने कयानी को, परवेज अशफाक कयानी को अमेरिका भेजा था। 1 महीना कयानी अमेरिका में रहे थे, वहां के जर्नलों से मिलते रहे थे, फिर आकर के उनकी यहां कंफर्म हुई थी अपॉइंटमेंट एज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो अमेरिका पिक करता है कि पाकिस्तान की आर्मी का चीफ कौन होगा। ये हालत थी पाकिस्तान की, और आज वही काम चीन कर रहा है। आपको याद होगा कारगिल जब किया था तो मुशर्रफ की बातचीत पेचिंग से इस्लामाबाद या रावलपिंडी हम लोगों ने इंटरसेप्ट की थी। ये इनका वजीर आजम साल में 6-6 बार चीन जाता है। तो जब क्लाइंट स्टेट होना आप कबूल करते हैं, तब हर छोटी मोटी बात पर आप दौड़े जाते हैं उनकी कैपिटल में। नवाज शरीफ कारगिल की हाइट पे क्लिंटन के घुटनों में जाकर के बैठा था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कैसे कंपेयर करें कि हम एक इक्वल फ्रेंड के नाते, एक एलाई के नाते बिहेव करते हैं। हम अगर अमेरिका से माल खरीदते हैं, हम रूस से भी खरीदते हैं। जी 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 पंडित जी, रूस से हम ज्यादा माल खरीदते हैं अमेरिका के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, पसंद हो या ना हो जी। हम ईरान से पंडित जी मेरे पास वक्त खत्म है, मैं 30 सेकंड देना चाहता हूं, 30 सेकंड देना चाहता हूं मैं राजा फैजल को, फिर उसके बाद मैं वैभव सिंह के पास आऊंगा और फिर मैं प्रोग्राम क्लोज कर दूंगा। राजा फैजल, हम लोग क्लाइंट स्टेट की बात कर रहे थे कि इस खेमे में बैठ गए, उस खेमे में फ्रंट लाइन वगैरह वगैरह, आपने बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी। सर एक छोटा सा सवाल, आप लोग इतने फ्रीक्वेंटली चाइना चले जाते हैं, चाइनीज क्यों नहीं आते आपके पास? सर शी जिनपिंग क्यों नहीं आता आपके पास जितने फ्रीक्वेंटली आप जाते हैं? फॉरेन अफेयर्स में तो सिंपल सी बात है, अगर भारत का प्रधानमंत्री एक बार जाएगा तो उनका प्रधानमंत्री एक बार आएगा, उनका प्रेसिडेंट एक बार आएगा। इक्वालिटी की पार्टनरशिप। देखिए 2 देशों के बीच में उनके जो सरबराह हैं उनका आना जाना लगा रहता है। जब उनको जरूरत पड़ेगी वो भी आ जाएंगे। जब हमारी जो सीपैक की लीड्स हैं उनको आगे लेके जाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल में इसमें ये छोटा बड़ा
तो है ही नहीं। इसमें तो ये है कि ठीक है, आपके जो कोऑपरेशन ठीक है, वो चलना ऑल राइट। आपने लॉबी आपने बात की कि इंडिया को कैसे, ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। लास्ट 30 सेकंड्स टू वैभव सिंह। आई एम सॉरी राजा फैसल जी, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं प्रोग्राम क्लोज डाउन करने लगा हूं सर। वैभव, लास्ट 30 सेकंड्स, ये क्यों है, ये एक तरफा मोहब्बत क्यों है? देखिए, सिर्फ इमरान खान का जाना लगा रहता है, शी जिनपिंग का आना तो कभी नहीं होता। और ये इसलिए होता है जब आप हर जगह जिस भी मुल्क में जाते हैं, वहां जाकर के अगर आप पैसे मांगेंगे, आप सऊदी अरेबिया जाएंगे वहां से चावल मांगेंगे, ईरान जाएंगे वहां से तेल मांगेंगे, आप चीन जाएंगे वहां से पैसे मांगेंगे, अमेरिका, यूके, जहां जाते हैं दुनिया में भीख मंगों की तरह हाथ खोल करके कटोरा आगे कर देते हैं कि भाई हमें कुछ पैसे दे दो। तो जब आप हर जगह पैसे मांगते हैं, ये तो फिर हमारी आपकी जाती रिलेशन में नहीं चलता। जो बंदा आपसे बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, अगर आपका क्लोज रिश्तेदार भी क्यों ना हो, आप उसको नहीं एंटरटेन करते। जी बिल्कुल। ये दुकानों में भी भारत में कहीं लिखा रहता है कि नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको, तो वही आई थिंक फॉरेन पॉलिसी वही रहेगी पाकिस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आज हमने काफी मुख्तलिफ चीजें डिस्कस करी हैं और एंड में इसी निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हैं, वेरी सॉरी टू से, आप लोगों को, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी यही लग रहा है, यही लिखते हैं पाकिस्तानी दुकानों में, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। भारत पाकिस्तान घमासान की टीम से आप सबको जय हिंद।